हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 3 विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अध्याय नंबर 3 विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें पूछा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। देखिए, इसमें दिए गए एक एक प्रश्न का सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जा रहा है। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। पहले नंबर के प्रश्न में कहा है, किस उपकरण से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर इसमें हमारा सी नंबर का ऑप्शन बैटरी है। तो पहले नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे, सी जो हमें ऑप्शन दिया है बैटरी, ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद में जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसे आप देख सकते हो। यदि किसी विद्युत परिपथ में बल्ब को एल्यूमिनियम के तार की जगह प्लास्टिक के तार की सहायता से जोड़ा जाए तब क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है बल्ब अधिक रोशनी के साथ जलेगा। ऑप्शन बी विद्युत धारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी बल्ब नहीं जलेगा। ऑप्शन डी परिपथ पूरा हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें हमारा सी नंबर का ऑप्शन रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर हम करेंगे सी नंबर का ऑप्शन, बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, एलईडी केवल तभी दीप्तमान होती है जब धारा प्रवाहित होती है। एबीसीडी 4 ऑप्शन में से जो आपका ए नंबर का ऑप्शन है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ये आपका सही उत्तर है। तो तीसरे नंबर के सही विकल्प में आपका ए नंबर का ऑप्शन, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ये सही उत्तर है। पहले नंबर के ऑप्शन को आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपके चौथे नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित में विद्युत चालक पदार्थों का समूह है। पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया है प्लास्टिक लोहा। ऑप्शन बी रबर सोना। ऑप्शन सी तांबा ग्रेफाइट। ऑप्शन डी लकड़ी चांदी। सही उत्तर सी नंबर का ऑप्शन रहेगा, तांबा और ग्रेफाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं। यहाँ पे पाँचवें नंबर का आपका प्रश्न आ जाता है अगले पेज पे। वह उपकरण जिससे विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जिसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। देखो, विद्युत सेल का जो उपयोग होता है टॉर्च में होता है ना। उसमें हम सेल लगाते हैं, सेल डिस हो जाते हैं तो टॉर्च जलना बंद हो जाती है। बाकी टीवी तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट से चलती है, रेफ्रिजरेटर भी, वॉशिंग मशीन भी। तो सही उत्तर हमारा ए नंबर का ऑप्शन है, टॉर्च। अब है हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न। बल्ब में तंतु का ताप बढ़ने पर वह क्या होता है, ठंडा हो जाता है, प्रकाश छोड़ता है, भारी हो जाता है, छोटा होता है। तो आपने रेड बल्ब देखा होगा, उसमें एक छोटा सा तार होता है, जैसे ही उसमें बिजली आती है, तापमान बढ़ता है तो वह जल उठता है, प्रकाश छोड़ता है। बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। तो ये जो हमारा प्रश्न है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न हमें दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहले से हमें कुछ शब्द भी लिखे हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो। पहले नंबर के प्रश्न में पूछा है, स्विच का उपयोग परिपथ को बंद करने या खोलने के लिए किया जाता है। इस उत्तर में हम क्या लिखेंगे, बंद करने या खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा की सहायक स्रोत होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है इसके बाद में, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी। फिर है हमारे पास अगला प्रश्न, बल्ब के अंदर लगी पतली तार को तंतु कहते हैं। आपने अगर पहले चलता था जो रेड बल्ब देखा हो, उसके अंदर एक तार होता था, उसे ही तंतु कहते हैं। अगर वह टूट जाता था तो बल्ब नहीं जलता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सोलर विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उसी से बिजली का उत्पादन होता है। अब हमारे पास विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले पदार्थ को हम सुचालक कहते हैं। जो प्रवाहित नहीं करता उसे कुचालक कहते हैं, जो प्रवाहित करता है उसे सुचालक कहते हैं। जैसे कि लोहा विद्युत का सुचालक होता है, लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न 7वें नंबर का, विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से बना चित्र परिपथ आरेख कहलाता है। उत्तर इसमें हमारा क्या होगा, परिपथ आरेख।
अगला है एलईडी में दो धनात्मक एवं ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे टर्मिनल। अब है हमारे पास में 9वें नंबर का प्रश्न, मोबाइल फ़ोन को ऊर्जा प्रदान करने वाले एकल सेल को भी बैटरी कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आंसर आएगा मोबाइल फ़ोन। अब हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्या दिए हैं प्रश्न में, निहाल ने अपने घर में बिजली चले जाने पर टॉर्च का स्विच ऑन किया तो रोशनी आने लगी। बताइए टॉर्च का स्विच ऑन होने पर टॉर्च का बल्ब क्यों दीप्तमान हो गया। तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा क्या होगा, स्विच ऑन करने से परिपथ पूरा बंद हो जाता है, स्विच ऑफ करने से, ठीक है, ऑन करने से जो बंद हो जाता है जिससे धारा बहने लगती है और बल्ब का तंतु गर्म होकर जल उठता है। ये उत्तर लिखा, स्विच ऑन करने से परिपथ पूरा बंद हो जाता है जिससे धारा बहने लगती है और बल्ब का तंतु गर्म होकर जल उठता है। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, इसमें क्या दिया है, रीना ने स्कूल जाते समय विद्युत के खंभों में चिन्ह लगा हुआ देखा। यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। इस तरह का चिन्ह अगर आपने विद्युत के खंभों में देखा हो, उत्तर क्या लिखेंगे, यह चिन्ह खतरे यानी कि उच्च वोल्टेज को दर्शाता है। इसे छूने पर बिजली का तेज झटका लग सकता है। तो यह हमारा उत्तर रहेगा, यह चिन्ह खतरे यानी कि उच्च वोल्टेज को दर्शाता है। इसे छूने पर बिजली का तेज झटका लग सकता है। अब हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। यह प्रश्न हमें कुछ इस तरह से दिया है, मीना ने बल्ब तार और सेल को जोड़ते समय तार का एक सिरा खुला छोड़ दिया, तब क्या बल्ब जलेगा, कारण सहित बताइए। 5वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या करेंगे, नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि तार खुला होने से परिपथ अधूरा खुला रह जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यह आपके 5वें नंबर के लिए प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं जो 5वें नंबर के बाद में आपका अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6, उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, कारण सहित लिखिए। तो ये चित्र हमें दिया है एक 6ठे नंबर के प्रश्न के लिए, आप देख सकते हो, और इसमें पूछा है उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, कारण सहित लिखिए। उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ यानी कि खुली स्थिति में है जिससे परिपथ अधूरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। 7वें नंबर का जो प्रश्न पूछा है, विद्युत तारों पर प्लास्टिक अथवा रबर का ही आवरण क्यों चढ़ाया जाता है। विद्युत तार यानी कि जिसे हम साधारण भाषा में डोरी बोलते हैं। आपने देखा होगा डोरी के ऊपर जो तार होती है, डोरी के ऊपर जो कवर होता है वह प्लास्टिक या रबर का होता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, प्लास्टिक और रबर विद्युत के कुचालक होते हैं। यह आवरण हमें करंट लगने और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है। अगर हम उस पर किसी और धातु वगैरह का कवर चढ़ा देंगे तो उसमें करंट प्रवाहित होगा, जैसे ही हम उसे पकड़ेंगे तो करंट लगेगा। लेकिन जो प्लास्टिक होती है, रबर होती है, वह हमें करंट से बचाती है, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक या करंट का कवर लगाया जाता है। तो ये उत्तर है आपका, प्लास्टिक और रबर विद्युत के कुचालक होते हैं। यह आवरण हमें करंट लगने और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। उत्तर आप इधर से लिखना और बचा हुआ उत्तर इधर से कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8वां आ जाता है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है आप यहाँ से देख सकते हैं, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलईडी का पूरा नाम हमने यहाँ पे लिखा, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9, चलिए इसे देखते हैं। ऐसे कुछ उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बताए उपकरणों के नाम, पहला तो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, दूसरा रूम हीटर यानी कि गीजर, तीसरा इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है। तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म हो जाते हैं। अब है हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न, विद्युत लैंप में प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। ये 10वें नंबर का प्रश्न पूछा है, विद्युत लैंप में प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। 10वें नंबर के प्रश्न में उत्तर करेंगे यहाँ से, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब का तंतु फिलामेंट अत्यधिक, ठीक है, बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट अत्यधिक गर्म हो जाता है और श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। तो ये आपका उत्तर है। उत्तर आपको पहले तो 10वें नंबर का प्रश्न इधर से देखना है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट अत्यधिक गर्म हो जाता है और श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है।
तो यहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर आपको करना है। ये इधर से देख लेना और जो आपका आंसर है आप इधर से भी देख सकते हैं। अब हमारे पास 10वें नंबर के प्रश्न के बाद 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। कोई दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम बताइए। 11वें नंबर का प्रश्न है, कोई दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों के लिए मानक प्रतीक निर्धारित करते हैं। पहला हमने लिखा IEC, इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग। दूसरा है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यदि बल्ब के तंतु को लंबा कर दिया जाए तो बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर क्या करेंगे, तंतु की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा प्रवाह कम होगा जिससे बल्ब की चमक कम हो जाएगी। तंतु की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा प्रवाह कम होगा जिससे बल्ब की चमक कम हो जाएगी। तो ये आपको 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। तंतु की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा प्रवाह कम होगा जिससे बल्ब की चमक कम हो जाएगी। अब हम 12वें नंबर के क्वेश्चन के बाद आपके 13वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, LED अधिक समय तक चलती है जबकि ताप दीप्त लैंप जल्दी खराब क्यों हो जाता है। LED आप सभी ने देखी है, आपके घरों में लगी होगी। जो सफ़ेद बल्ब होता है उसे हम LED कहते हैं। और तापदीप्त लैंप वो होता है जिसमें रेड बल्ब अगर आपने देखा हो पुराना वाला तो उसे ही कहा जाता है। तो वह कम समय चलता है, जल्दी जल्दी शार्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है, लेकिन LED नहीं होती। तो उत्तर क्या लिखेंगे इसका, तापदीप्त लैंप का तंतु अत्यधिक गर्म होने से जल्दी टूट फ्यूज हो जाता है जबकि LED में फिलामेंट नहीं होता और यह कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, तापदीप्त लैंप LED की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों करता है। इसके उत्तर में क्या आएगा, तापदीप्त लैंप अधिकांश ऊर्जा को ऊष्मा यानी कि गर्मी में व्यर्थ कर देता है जबकि LED अधिकांश ऊर्जा को सीधे प्रकाश में बदलती है। अब हमारे पास लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 हमें दिया है, टॉर्च में सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग किया जाता है, क्या वे इसमें एक विशेष क्रम में लगे होते हैं और क्यों। तो 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में करेंगे, हाँ, ये श्रेणी क्रम में एक का प्लस दूसरे के माइनस से लगे होते हैं। इससे वोल्टेज बढ़ जाता है और बल्ब को जलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। सेल आपने देखे होंगे, किसी किसी बैटरी में 2 सेल लगे होते हैं, तो इनके जो सिरे होते हैं, एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। ये जुड़ करके आपस में पूरा सर्कल बना लेते हैं और करंट दोनों सेलों का उपयोग हो जाता है। 15वें नंबर के प्रश्न के बाद 16वें नंबर का प्रश्न है, विद्युत परिपथ बनाने में धातु की तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। यदि संयोजी तारों के लिए तांबे के तार की जगह प्लास्टिक के तारों का प्रयोग किया जाए तब क्या होगा। 16वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपका आंसर रहेगा। धातुएं विद्युत की सुचालक है, प्लास्टिक कुचालक है, इसलिए प्लास्टिक तार लगाने से धारा प्रवाहित नहीं होती और परिपथ काम नहीं करेगा। तो ये हमारा उत्तर रहेगा 16 नंबर प्रश्न क्रमांक 16 के लिए। अब हम देखते हैं 17वें नंबर के प्रश्न को, खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा, बंद परिपथ, स्विच ऑन होने पर धारा बिना रुके बहती है, उपकरण काम करता है। खुला परिपथ, तार टूटा या स्विच ऑफ होने पर धारा नहीं बहती, उपकरण काम नहीं करता। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18, प्रकरण का में LED दीप्तमान हो रही है तथा प्रकरण खा में दीप्तमान नहीं हो रही, इसका क्या कारण हो सकता है, लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक में दीप्त हो रही है, एक में नहीं हो रही। या अब हमें बताना है, LED एक ही दिशा में धारा बहने पर जलती है। का में सिरे सही जुड़े हैं जबकि खा में टर्मिनल उल्टे जुड़े हैं, इसलिए धारा नहीं बह रही। अब हमारे पास लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को देखेंगे। तापदीप्त लैंप का चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे तापदीप्त लैंप का हमें देखो, ये बल्ब होता है, मैं बहुत टाइम से आपको बता भी रहा था, रेड बल्ब इसे कहा जाता है। आप लोगों ने अगर देखा हो तो ये लाल कलर में जलता है, इसमें बीच में एक तार होता है और इस तरह से होता है इसका साइज़।
ये ऊपर जो होता है इसे टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, और ये कांच का होता है, पूरा इसका सिरा कांच का बल्ब होता है। ये नीचे सहायक तार होते हैं, और ये नीचे धातु का आधार होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, टर्मिनल। क्या क्या लिखा है इसके लिए हमने, कार्यप्रणाली यहाँ पे समझाइए। जब लैंप के टर्मिनलों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह टंगस्टन के पतले फिलामेंट में गुजरती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से फिलामेंट का तापमान लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वह श्वेत तप्त होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब हमारे पास 20वें नंबर का प्रश्न है, यदि किसी सेल में प्लस व माइनस चिन्ह अंकित नहीं है तब सेल के टर्मिनलों को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। आपने जो दीवार घड़ी में लगता है वह सेल कभी देखा होगा, या आपके जो छोटी घड़ी होती है उसका सेल भी देखा होगा। जिस साइड का हिस्सा हल्का सा उठा हुआ होता है वह प्लस होता है, जिस साइड का हिस्सा सपाट होता है वह हमारा माइनस टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे उत्तर हमने क्या लिखा है, सेल की बनावट से पहचाना जा सकता है। जिस सिरे पर धातु की उभरी हुई टोपी मेटल कैप होती है वह प्लस यानी कि धनात्मक टर्मिनल है। जिस सिरे पर धातु की चपटी डिस्क होती है वह ऋणात्मक यानी कि माइनस टर्मिनल है। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। निम्न के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहला है विद्युत धारा। क्या लिखेंगे इसके उत्तर में हम, यहाँ से आप देखो, विद्युत धारा किसी चालक में आवेश मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ए है। परंपरा के अनुसार इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है। इसके लिए ऊर्जा स्रोत, सेल, बैटरी और बंद परिपथ आवश्यक हैं। अब 21वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखेंगे जो आपका 21वें नंबर का ही दूसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा। इस पर भी हमें टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें क्या करेंगे, वह विद्युत धारा जिसकी दिशा और मान नियमित समय अंतराल पर बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरों में आने वाली बिजली ऐसी होती है। भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसकी लंबी दूरी तक आसानी से प्रेषित किया जा सकता है। अब है 22वें नंबर का प्रश्न, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करें। सबसे पहले विद्युत सेल को हमने किया, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा विद्युत बल्ब को यहाँ पे किया। स्विच ऑन की स्थिति में इस तरह से होता है। स्विच ऑफ की स्थिति में जो तार है वह बीच में से कटा हुआ होता है। बैटरी इस तरह से काम करती है। संयोजी तार इस तरह से होता है। तो ये हमने सारे दर्शाए। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 22वें का दूसरा आ जाता है, उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए जब स्विच ऑन की स्थिति में हो। ये देखो हमने परिपथ आरेख बनाया है स्विच ऑन की स्थिति में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको बनाना रहेगा। और 22वें का ही जो हमारा दूसरा प्रश्न है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो, तो यह भी आप देख सकते हो इस तरह से स्विच ऑफ की स्थिति में होता है। अब हम देखते हैं 23वें नंबर के प्रश्न को, विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। पहला हमने क्या लिखा, गीले हाथों से स्विच या तार ना छुए, क्योंकि जब हम गीले हाथों से छूते हैं तो करंट लगने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर किसी पानी में करंट फैल रहा है, हम उसमें चल जाएंगे तो हमें भी करंट लगेगा, क्योंकि जो पानी है उसमें करंट फैल जाता है। ISI मार्क वाले उपकरणों का उपयोग करें। घर के परिपथ में MCB या फ्यूज जरूर लगाएं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, विद्युत निम्नलिखित के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहला है विद्युत के सुचालक यानी कि संचालक, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उदाहरण तांबा, लोहा। दूसरा, विद्युत रोधी अथवा विद्युत के कुचालक, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उदाहरण रबर और प्लास्टिक। अब हमारे पास 25वें नंबर का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उदाहरण सहित कीजिए। तो लिखा है, यह दैनिक कार्यों व उद्योगों के लिए आवश्यक है। पहला, घरों में पंखे, फ्रिज और रोशनी के लिए। कृषि में मोटर और कारखानों में मशीनें चलाने के लिए। प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। यहाँ से हम आपके प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका आ जाता है, आप अपने घर के विज्ञान 6 माह के लिए विद्युत बिल एकत्रित कर जानकारी निम्न तालिका में लिखिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे बताया है। देखो माह का नाम हमने लिखा सबसे पहले क्या, जनवरी। फिर विद्युत खपत लिखी 100 यूनिट, 600 रुपये का बिल आया। फरवरी का लिखा, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का। और कितनी खपत हुई,
और कितने यूनिट बिल आया, सारी कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी है। उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस माह में विद्युत की खपत सबसे अधिक हुई? जून माह में हुई 380 यूनिट। किस माह में विद्युत की खपत सबसे कम हुई? जनवरी के महीने में हुई 100 यूनिट। विद्युत की अधिक खपत के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे? मई और जून के महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है, जिससे पंखे, कूलर और एसी का लगातार उपयोग होता है। गर्मियों में फ्रिज का उपयोग ठंडा पानी, बर्फ़ के लिए काफ़ी बढ़ जाता है। गर्मियों की छुट्टियों के कारण बच्चे घर पे रहते हैं, जिससे टीवी, पंखे और लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ से आप देखना, और जो आपका बचा हुआ है इधर से आप देख करके कंप्लीट करना। अब हम देखते हैं आपके चौथे नंबर के प्रश्न को। आप विद्युत ऊर्जा की बचत के क्या प्रयास करेंगे? तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? कमरे से बाहर निकलते समय अनावश्यक पंखे, लाइट और टीवी बंद कर देंगे। पुराने बल्बों की जगह कम बिजली खपत करने वाले एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे। दिन के समय बिजली बचाने के बजाय प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य की रोशनी का अधिकतम उपयोग करेंगे। अध्याय 3 आपका कंप्लीट हुआ। अध्याय 4 धातुओं और अधातुओं का संसार आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।